नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स ब्रेन गेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी कक्षाओं के लिए गणित के टॉपिक्स और साथ में प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले रीजनिंग के टॉपिक्स अपने इस चैनल के माध्यम से अपलोड करता हूं। दोस्तों, यहाँ मेरा उद्देश्य शिक्षा है, ना कि एंटरटेनमेंट। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं तो दोस्तों ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। यहाँ शिक्षा है, बच्चों के लिए शिक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शिक्षा है। तो दोस्तों, जिनको शिक्षा से मतलब है, शिक्षा से जुड़े रहना चाहते हैं दोस्तों, वो जुड़े रहें। और दोस्तों, कंटेंट को देखते हैं। व्रत किसे कहते हैं? तो व्रत की डेफिनेशन है एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु जिसे हम कहते हैं केंद्र बिंदु। ये भी कह सकते हैं एक निश्चित बिंदु जिसे हम केंद्र बिंदु ब्रैकेट में लिख देंगे, से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो दोस्तों, ये तो होती है व्रत की परिभाषा। अब देखिए, सम केंद्र निश्चित बिंदु जिसको हमने मोस्टली ओ के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये तो सेंटर पॉइंट हो गया, निश्चित बिंदु एक ही है। इसके बाद में समदूरस्थ, चूंकि हम जानते हैं एक रेखा के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, तो इस जो व्रत की परिधि है, जिसको हम कह सकते हैं जो बाहर का जो सर्किल है, वो कहलाती है अपनी व्रत की परिधि। जो बाहर का सर्किल होता है वो परिधि कहलाती है। जैसे कि आयत में, वर्ग में, त्रिभुज में, इनको हम परिमाप के नाम से जानते हैं, तो व्रत का परिमाप कह सकते हैं या इसको व्रत की परिधि भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, जो बाहर का सर्किल है, इस पर अनंत बिंदु हैं और ये सभी बिंदु समदूरस्थ हैं। किससे समदूरस्थ? इससे समदूरस्थ। अगर हम इन सबको मिला देते हैं तो एक व्रत की रचना होती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया अपना व्रत किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना त्रिज्या। त्रिज्या जैसे कि अपने साइकिल का जो टायर होता है उसके अंतर्गत बहुत सारी ताड़ियां लगी होती हैं, वो ताड़ियां ही एक तरह से त्रिज्या का संकेत करवाती हैं। तो दोस्तों, त्रिज्या होती क्या है? त्रिज्या के बारे में ये कहा जाता है केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक की जो मध्य दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या। जैसे कि सेंटर पॉइंट अपना हो गया ए और परिधि का पॉइंट हो गया बी। ए मान लेते हैं ओ ए। ओ को अगर हम ए से मिलाते हैं तो इस प्रकार से अपनी जो बन जाती है वो बन जाती है आर, जिसे के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये अपनी एक त्रिज्या है। अब एक व्रत में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? तो दोस्तों, इस व्रत की परिधि पर अनंत बिंदु हैं, तो जहां भी हम इसको सेंटर से मिलाएंगे, जिस बिंदु को भी हम सेंटर से मिलाएंगे, वो सभी की सभी त्रिज्याएं हैं। बी से मिला दीजिए, सी से मिला दीजिए, जहां हम मिलाएंगे वो सभी की सभी त्रिज्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। एक व्रत में बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं और वो सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। सेकंड पॉइंट अपना व्यास। व्यास होता है परिधि से परिधि तक, परिधि से परिधि तक जो केंद्र से गुजरे, जो केंद्र से गुजरे। शर्त ये है कि वो केंद्र से गुजरनी चाहिए और परिधि से परिधि तक होनी चाहिए। अगर हम इस प्रश्न को इस प्रकार से लेते हैं कि एक ऐसी रेखा बना दें जो केंद्र से गुजरते हुए चली जाए, और ये ही जैसे डी पॉइंट है, तो ए ओ डी, ए ओ डी एक व्यास है, एक व्यास है। क्योंकि अब आप ध्यान दीजिए कि व्यास और त्रिज्या परस्पर, अगर ये यहाँ ओ से लेकर ए तक एक आर है, तो ओ से डी तक भी एक आर ही है। क्लियर? तो जब आर प्लस आर को जोड़ेंगे तो मुझे बताओ कि ए डी क्या था? ए डी था ए ओ प्लस डी ओ।
तो AO का मान R प्लस DO का मान भी R, तो AD का मान आता है 2R। इसका मतलब ये हुआ कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 गुणा त्रिज्या। तो दोस्तों कंसेप्ट आपके लगभग समझ में आ रहा होगा कि व्यास और त्रिज्या में परस्पर क्या संबंध था। अब चूंकि एक पॉइंट ये बनता है कि कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो दोस्तों ये जो व्यास ही होता है यही इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। अब जीवाओं का अध्ययन हम करते हैं तो थर्ड पॉइंट अपना ले लेते हैं जीवा। नेक्स्ट पॉइंट जीवा, परिधि से परिधि तक, परिधि से परिधि। अब परिधि से परिधि का एक संकेत तो यह है कि व्यास भी एक तरह से परिधि से परिधि तक ही जाता है, इसका व्यास भी एक जीवा ही है, व्यास भी एक जीवाई ही है। लेकिन परिधि से परिधि तक अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे कि हमने ये XY रेखा खींच ली। XY जैसे ही हमने ये रेखा बनाई तो ये केंद्र से नहीं गुजर रही है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये केंद्र से नहीं गुजर रही है। तो ये जो व्यास होता है वो इस प्रकार से होता है कि वो केंद्र से गुजरता है, लेकिन जीवा इस प्रकार से होती है कि वो केंद्र से गुजरने वाली को तो नाम व्यास दे दिया, लेकिन अन्य जो बच गई उनको हम ये कह सकते हैं ये इनका नाम होता है जीवाएं। तो दोस्तों एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो जैसे कि पृथ्वी का जो डायग्राम है उसमें अक्षांश रेखाएं हैं वो एक जीवाओं का संकेत देती हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी जीवाएं। जीवा के जस्ट बाद में आता है वृत्तखंड। अब चूंकि आपको ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे ही हम एक वृत्त बना लेते हैं, एक छोटा सा वैसे डायग्राम बनाया दोस्तों, इस वृत्त में एक जीवा खींची, एक जीवा मान लो कि PQ एक जीवा है। जब हम इस टुकड़े को देखते हैं, जीवा के कारण से ये वृत्त 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक ये भाग बन गया, एक ये बड़ा वाला बन गया दोस्तों। इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। खंड यानी होता है टुकड़ा, तो जब वृत्त के टुकड़े कर किए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं वृत्तखंड, जिसमें ये होता है दीर्घ और ये होता है लघु। यानी बड़े हिस्से को दीर्घ वृत्तखंड और लघु को हम छोटे को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो दोस्तों वृत्तखंड आपके समझ में आ गया होगा। जीवा द्वारा वृत्तखंड, जीवा द्वारा वृत्त का खंड, जीवा द्वारा जो वृत्त के खंड होते हैं उन्हें हम वृत्तखंड कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक त्रिज्यीय खंड। तो दोस्तों त्रिज्यीय खंड का मतलब होता है, जिसका इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब हम एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर यहाँ दोस्तों क्या हम जानते हैं कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। जैसे कि ये O सर्किल हो गया, O सर्किल हो गया, अगर हम इसमें एक त्रिज्या खींच लें जैसे OA, तो ये वृत्त नहीं टूटा। लेकिन साथ में अगर हम इसमें एक त्रिज्या और खींच लें जैसे कि अब, तो ये वृत्त का एक हिस्सा हमारे पास कट के इस प्रकार से आ जाता है, क्लियर। और एक हिस्सा जो बड़े वाला बच गया ये आ जाता है। तो दोस्तों ये जो दोनों हिस्से हैं वो कहलाते हैं हमारे पास त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड की विशेषता है कि जब त्रिज्याओं के कारण से जब वृत्त 2 भागों में टूटता है, किसके कारण से? त्रिज्याओं के कारण से। त्रिज्याओं के कारण से जब वृत्त 2 भागों में विभक्त हो जाता है तो उसे हम त्रिज्यीय खंड कहते हैं। तो दोस्तों ये थी अपने आज का जो कंसेप्ट। नेक्स्ट वाले कंसेप्ट में मैं आपको क्लियरली ये बताऊंगा कि वृत्त का कोण क्या होता है, वृत्त के एंगल किस प्रकार से बनते हैं, जीवा, व्यास और इसमें त्रिज्याओं में परस्पर जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को वृत्त के अंदर किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, और अपने पास जो प्रश्न आते हैं वो इनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आएंगे। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, छेदन रेखाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारा चैप्टर इसमें बच रहा है, तो दोस्तों हम वो आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों एक लाइक जरूर इस कंसेप्ट को कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलता रहे और मैं आगे से आगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे रुचिकर और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं।